हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आरकेएम सर के ऑफिशियल चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं आनुवंशिकता और वातावरण यानी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में। ये एक ऐसा विषय है जो हम सबके मन में एक सवाल खड़ा करता है। हम जो हैं वो क्यों हैं? क्या हमारी किस्मत हमारी जीन्स में लिखी है या हमारा माहौल हमें बनाता है? बिल्कुल। और हमारे श्रोता जो सीटीईटी और दूसरी शिक्षण परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये सवाल सिर्फ फिलॉसफिकल नहीं बल्कि बहुत प्रैक्टिकल भी हैं। हाँ, सही बात है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस विषय की अवधारणाओं, नियमों और सिद्धांतों पर काफी गहरी रोशनी डालते हैं। और हमारा मकसद यही है कि इस चर्चा के बाद परीक्षा में जो 2-3 सवाल आते हैं इस टॉपिक से, वो बिल्कुल आसान लगें। एग्जैक्टली। माँ जैसी हैं तो हम असल में आनुवंशिकता की ही बात कर रहे होते हैं, है ना? एकदम सही। सरल भाषा में तो यही है। अगर इसे डिफाइन करें तो व्यक्ति को अपने माता पिता और पूर्वजों से जो शारीरिक और मानसिक गुण मिलते हैं उसे ही आनुवंशिकता कहते हैं। अच्छा। इसमें सबसे जरूरी शब्द है विरासत, मतलब इनहेरिटेंस। ये वो चीजें हैं जो हमें जन्म से ही मिलती हैं। हम इन्हें कमाते या सीखते नहीं हैं, ये जन्मजात होती हैं। मतलब ये एक तरह की बायोलॉजिकल विरासत है। तो फिर ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है? ये गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते कैसे हैं? इसकी कहानी शुरू होती है जीवन के बिल्कुल पहले क्षण में, यानी गर्भाधान, कंसेप्शन के समय। राइट। जब पिता का शुक्राणु यानी स्पर्म और माता का अंडाणु ओवम मिलते हैं तो एक नए जीवन की नींव रखी जाती है। और इसी नींव में भविष्य का पूरा नक्शा छिपा होता है। मैंने पढ़ा है कि यहीं पर क्रोमोसोम्स का रोल शुरू होता है। जी हाँ, गर्भाधान के समय बच्चे को पिता से 23 क्रोमोसोम्स और माता से भी 23 क्रोमोसोम्स मिलते हैं। तो कुल मिलाकर 46 हो गए। हाँ, कुल 46। और ये अकेले नहीं होते बल्कि 23 जोड़ों में, पेयर्स में मौजूद रहते हैं। इनकी बनावट किसी धागे की तरह होती है, थ्रेड लाइक। तो ये याद रखना आसान है, 23 जोड़े यानी कुल 46। पर इन धागों में ऐसा क्या खास है? मतलब इन्फॉर्मेशन कहाँ छिपी होती है? बहुत अच्छा सवाल है। अब सोचिए कि क्रोमोसोम एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी की अलमारी है। ठीक है। तो इस अलमारी में रखी हजारों किताबें ही जीन्स हैं, और हर किताब में एक खास निर्देश लिखा है। आंखों का रंग कैसा होगा, बालों की बनावट कैसी होगी, कद कितना लंबा हो सकता है। अरे वाह! मतलब क्रोमोसोम तो सिर्फ एक लिफाफा है, असली खत तो जीन्स के अंदर लिखा है। आपने बिल्कुल सही समझा। अलमारी तो बस उन्हें सहेज कर रखती है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। इसीलिए जीन्स को आनुवंशिकता की इकाई या यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है। वो आनुवंशिकता के असली वाहक, मीडिएटर हैं। और परीक्षा में अक्सर यहीं पर कंफ्यूजन होता होगा, क्रोमोसोम और जीन्स के बीच। बिल्कुल। पर याद रखना है कि इकाई हमेशा जीन्स ही होगी। ये तो हुई नींव की बात। पर मनोविज्ञान में इस नींव को समझने के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं। मैंने सुना है कि ये नियम काफी रोचक हैं और कभी-कभी तो एक दूसरे के ऑपोजिट भी लगते हैं। हाँ, वंशानुक्रम के नियमों को समझना बहुत जरूरी है। चलिए, सबसे पहले उस नियम की बात करते हैं जो जीवन की कंटिन्यूटी को समझाता है, बीज कोश की निरंतरता का नियम। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, ये नियम किसने दिया था? इसे बीचमैन, वाइजमैन ने प्रतिपादित किया था। अच्छा। उनका कहना था कि हर व्यक्ति में एक जीव कोश यानी जर्म सेल होता है जो उसे उसके माता पिता से मिलता है। अच्छा। और ये जीव कोश कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर होता रहता है। इसी से जीवन चलता रहता है। हालांकि बीएन झा जैसे कुछ विद्वानों ने इसकी आलोचना भी की है। जी की है। ये तो हुई जीवन की निरंतरता की बात। लेकिन इससे ये सवाल उठता है कि अगली पीढ़ी में गुण जाते कैसे हैं? क्या बच्चे अपने माता पिता की हूबहू नकल होते हैं? इसी सवाल का जवाब सोरेनसन ने अपने समानता के नियम में देने की कोशिश की, लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस। अच्छा। ये नियम कहता है जैसे माता पिता वैसा बालक, यानी बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान और सामान्य माता पिता के बच्चे सामान्य होते हैं। एक मिनट, जैसे माता पिता वैसा बालक, ये तो असल जिंदगी में हर जगह टूटता हुआ दिखता है। मैंने कई होशियार माँ बाप के बच्चों को स्ट्रगल करते देखा है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। तो क्या ये नियम अधूरा नहीं है? बिल्कुल। और विज्ञान की यही खूबसूरती है कि वो एक ही पहलू पर नहीं रुकता। आपकी इसी शंका का समाधान हमें अगले 2 नियमों में मिलता है जो समानता के नियम को चुनौती देते हैं। अच्छा, तो अगला नियम कौन सा है? अगला है विभिन्नता का नियम,
लॉ ऑफ वेरिएशन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यह नियम कहता होगा कि बच्चे अपने माता पिता से अलग होते हैं। एकदम सही। ये नियम मानता है कि बच्चे अपने माता पिता की कार्बन कॉपी न होकर उनसे कुछ भिन्न होते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा जीन्स के नए संयोग बनने, नवोत्पत्ति जिसे म्यूटेशन कहते हैं, या फिर नेचुरल सिलेक्शन के कारण हो सकता है। अच्छा। इसी से जुड़ा गाल्टन का जीन्स वितरण का सिद्धांत भी है, जो कहता है कि हमें 50% गुण माता पिता से, 25% दादा दादी से और 12.5% परदादा परदादी से मिलते हैं। तो वाह, मतलब हम कई पीढ़ियों का एक मिश्रण है। बिल्कुल, हमारे अंदर हमारे पूरे वंश का इतिहास छिपा है। लेकिन एक और स्थिति है जो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली होती है, जब बच्चे अपने माता पिता से बिल्कुल ही उल्टे निकल जाते हैं। और यहीं पर सोरेनसन का ही दिया हुआ तीसरा नियम आता है, प्रत्यागमन का नियम, लॉ ऑफ रिग्रेशन। रिग्रेशन। हाँ, ये नियम विभिन्नता से एक कदम आगे है। ये कहता है कि कभी-कभी बच्चे में अपने माता पिता से बिल्कुल विपरीत गुण पाए जाते हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण तो यही होगा कि बहुत प्रतिभाशाली माता पिता की संतान का औसत या मंद बुद्धि होना, या फिर इसका उल्टा, बिल्कुल साधारण माता पिता के घर में असाधारण प्रतिभा का जन्म लेना। तो इन तीनों नियमों मतलब समानता, विभिन्नता और प्रत्यागमन को एक साथ देखना पड़ेगा। बिल्कुल, तभी हमें वंशानुक्रम की पूरी तस्वीर दिखती है। प्रकृति हमेशा एक संतुलन बनाने की कोशिश करती है। अच्छा। इसी से जुड़ा एक और नियम है, प्रकृति का नियम, लॉ ऑफ नेचर। ये कहता है कि प्रकृति विशिष्ट या अतिवादी गुणों, मतलब एक्सट्रीम्स के बजाय सामान्य गुणों का अधिक वितरण करती है। मतलब वो एक औसत एवरेज की तरफ लौटती है। हाँ, जैसे एक बेल कर्व होता है जहां ज्यादातर लोग बीच में आते हैं। प्रकृति सबको एक ही स्तर पर रखने की कोशिश करती है। ये समझना तो एक शिक्षक के लिए बहुत ही जरूरी है। मतलब क्लास में हर बच्चा एक नई संभावना है। हम उसके माता पिता के आधार पर उसके बारे में कोई भी धारणा नहीं बना सकते। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला। अच्छा, एक और नियम था जो काफी विवादास्पद रहा है। हाँ, अब उस आखिरी नियम की बात करते हैं, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स। ये तो लमार्क का प्रसिद्ध सिद्धांत है, जिराफ वाला उदाहरण। जी, उन्होंने जिराफ का उदाहरण दिया था कि कैसे ऊंचे पेड़ों तक पहुंचने के लिए अपनी गर्दन को खींचते खींचते उनकी गर्दन पीढ़ी दर पीढ़ी लंबी होती गई। तो उनका मानना था कि माता पिता अपने जीवन में जो गुण मेहनत से कमाते हैं वो अगली पीढ़ी को विरासत में मिल जाते हैं। ये सुनने में बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन विज्ञान सबूतों पर चलता है। मैकडूगल नाम के एक वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत को परखने के लिए चूहों पर एक बहुत क्रूर लेकिन निर्णायक प्रयोग किया। हाँ, उन्होंने चूहों की पूंछ काटी थी, है ना? जी, उन्होंने चूहों की पूंछ काटी और फिर उनकी अगली पीढ़ी का इंतजार किया। नई पीढ़ी पूंछ के साथ पैदा हुई। अच्छा। उन्होंने फिर उनकी पूंछ काटी। ऐसा उन्होंने कई पीढ़ियों तक दोहराया, लेकिन हर बार चूहे पूंछ के साथ ही पैदा हुए। इस प्रयोग ने लेमार्क के सिद्धांत का खंडन कर दिया। तो मतलब अगर कोई इंसान बहुत मेहनत करके बॉडी बिल्डर बन जाए तो जरूरी नहीं कि उसका बच्चा भी पहलवान ही पैदा हो। बिल्कुल, वो गुण उसे खुद अर्जित करने होंगे। एक्वायर्ड फिजिकल चेंजेस अगली पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होते। ठीक है, तो ये थे वंशानुक्रम के मुख्य नियम। हमने ये समझ लिया कि हमें एक जेनेटिक ब्लूप्रिंट मिलता है जो बहुत जटिल है, लेकिन वो तो सिर्फ नक्शा है। सही बात है। इमारत कैसी बनेगी ये कौन तय करता है? और यहीं पर कहानी का दूसरा और उतना ही महत्वपूर्ण किरदार आता है, वातावरण, एनवायरनमेंट। तो चलिए अब सिक्के के इस दूसरे पहलू को समझते हैं। जब हम मनोविज्ञान में वातावरण की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है? आमतौर पर जब हम वातावरण कहते हैं तो हमारे दिमाग में पेड़ पौधे, मौसम, ये सब आता है। हाँ। लेकिन मनोविज्ञान में इसका दायरा बहुत बड़ा है। यहाँ वातावरण का मतलब है जीन्स को छोड़कर वो हर चीज जो हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करती है। जीन्स को छोड़कर हर चीज। बिल्कुल। बोरिंग, लैंगफील्ड और वेल्ड ने इसे परिभाषित करते हुए कहा, वातावरण उन सभी बाहरी उत्तेजनाओं का योग है जिन्हें व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक ग्रहण करता है। तो इसमें परिवार, स्कूल, दोस्त, खान पान, संस्कृति, सब कुछ आ गया। सब कुछ। तो फिर वही बड़ा सवाल, नेचर और नर्चर ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, हमारी आनुवंशिकता या हमारा वातावरण? इस पर तो दशकों से बहस चलती आई है और मनोविज्ञान ने इस बहस का एक बहुत ही सुंदर और गहरा जवाब खोजा है। जवाब है, ये या का सवाल ही नहीं है, ये और का सवाल है। विकास केवल वंशानुक्रम या केवल वातावरण का परिणाम नहीं है,
बल्कि इन दोनों की अंतःक्रिया, इंटरैक्शन का परिणाम है। इसी संदर्भ में वुडवर्थ का वो प्रसिद्ध कथन याद आता है जो इस पूरी बहस का सार है। जी, वुडवर्थ ने कहा था, विकास आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है। गुणनफल है। और यहाँ गुणनफल, प्रोडक्ट शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, योगफल नहीं, सम नहीं। अच्छा, तो इसका एक सूत्र भी है, डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, D इज इक्वल टू H इनटू E। बिल्कुल, ये सूत्र देखने में सरल है पर इसका मतलब बहुत गहरा है। कैसे? गणित का सीधा नियम है, अगर किसी भी संख्या को 0 से गुणा किया जाए तो परिणाम 0 होता है। हाँ। यही नियम यहाँ लागू होता है। मान लीजिए किसी को दुनिया की सबसे बेहतरीन आनुवंशिकता H मिली है, लेकिन उसे जन्म के बाद कोई वातावरण E = 0 ही न मिले, तो उसका विकास क्या होगा? 0। और इसके विपरीत, अगर दुनिया का सबसे अच्छा वातावरण E तैयार कर दिया जाए, लेकिन वहां जीवन यानी आनुवंशिकता H = 0 ही ना हो, तो भी विकास 0 ही होगा। मतलब दोनों का होना अनिवार्य है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए 2 जुड़वा बच्चे हैं जिनके जीन्स बिल्कुल एक जैसे हैं और दोनों में संगीतकार बनने की अद्भुत क्षमता है, हाई H। ठीक है। एक बच्चे को ऐसे घर में पाला जाता है जहां संगीत का माहौल है, उसे पियानो और अच्छे शिक्षक मिलते हैं। दूसरे बच्चे को एक ऐसे दूर दराज के इलाके में पाला जाता है जहां उसने कभी कोई वाद्य यंत्र देखा ही नहीं। तो जाहिर है पहले बच्चे का एक महान संगीतकार बनना लगभग तय है, जबकि दूसरे बच्चे की क्षमता शायद कभी सामने ना आ पाए। जबकि दोनों की आनुवंशिक क्षमता H बराबर थी। बिल्कुल। यही है H और E का गुणनफल। आनुवंशिकता ने क्षमता की एक सीमा तय कर दी, लेकिन उस क्षमता तक पहुंचना है या नहीं, ये बहुत हद तक वातावरण पर निर्भर करता है। तो अब इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम इसके निष्कर्ष पर आते हैं। निष्कर्ष बहुत सीधा और शक्तिशाली है। वंशानुक्रम, हेरिडिटी, हमें विकसित होने की क्षमता, पोटेंशियल प्रदान करता है। ये एक नींव की तरह है, फाउंडेशन। हाँ, जो हमें बताता है कि हम क्या क्या बन सकते हैं। ये हमारी सीमाओं को भी तय करता है, जैसे हम पंख उगाकर उड़ नहीं सकते। और वातावरण, एनवायरनमेंट, उन क्षमताओं को विकसित होने के लिए अवसर, अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। ये उस नींव पर बनने वाली इमारत है। बिल्कुल। नींव कितनी भी मजबूत हो, अगर उस पर सही इमारत नहीं बनाई गई तो वो व्यर्थ है। इसके लिए एक बहुत ही सुंदर उपमा है, एनालॉजी। बीज और मिट्टी वाली। हाँ, आनुवंशिकता एक बीज, सीड की तरह है। एक आम के बीज में एक विशाल पेड़ बनने की पूरी क्षमता छिपी है, लेकिन वो कभी सेब का पेड़ नहीं बन सकता। ये उसकी सीमा है। और वातावरण उस मिट्टी, पानी, धूप और खाद की तरह है। सही बात है। अगर उस बेहतरीन आम के बीज को बंजर जमीन में फेंक दिया जाए तो वो या तो उगेगा ही नहीं या एक छोटा सा पौधा बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर उसी बीज को उपजाऊ जमीन और अच्छी देखभाल मिले तो वो अपनी पूरी क्षमता को हासिल करेगा और एक विशाल फलदार पेड़ बनेगा। क्या बात है। मतलब अच्छा बीज बंजर जमीन में व्यर्थ हो सकता है और उपजाऊ जमीन में अगर कंकड़ बो दें तो भी कुछ नहीं उगेगा। दोनों का सही मेल जरूरी है। बिल्कुल। तो अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए, खासकर जो भविष्य के शिक्षक हैं, उनके लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। सोचिए, जब एक बच्चा आपकी क्लास में आता है तो वो सिर्फ एक आनुवंशिकता का पुलिंदा नहीं है। वो अपने साथ अपना पूरा वातावरण लेकर आता है, अपना परिवार, अपने अनुभव, अपनी खुशियां और अपनी मुश्किलें। सही है। उसकी आनुवंशिकता यानी उसका बीज, उसे आप नहीं बदल सकते, वो उसे विरासत में मिला है। लेकिन एक शिक्षक के तौर पर आपके पास एक बहुत बड़ी ताकत है। क्या? आप उस बच्चे के लिए अपनी कक्षा को सबसे उपजाऊ मिट्टी, सबसे अच्छा वातावरण बना सकते हैं। आप उसे सीखने, बढ़ने और अपनी क्षमताओं को खोजने का अवसर दे सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि आनुवंशिकता ज्यादा जरूरी है या वातावरण। असली सवाल ये है कि हम दी गई आनुवंशिकता को विकसित होने के लिए कितना बेहतर वातावरण दे पाते हैं।